नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम जानेंगे एलिजाबेथ पीरियड के बारे में। और महारानी एलिजाबेथ एक डिवाइन लेडी थी, पाइजियस लेडी थी। सी नेवर मैरिड इन हर लाइफ। और महारानी को अपने देश से इतना प्यार था कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो साथियों, एलिजाबेथ पीरियड को पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट है वो लिटरेचर में क्रिएट हो जाए। तो साथियों, पढ़ते हैं। आप सभी जानते हो एलिजाबेथ पीरियड है, जो टाइम पीरियड है 1558 से 1603 का है। 1558 में एलिजाबेथ थी, वो महारानी बनी इंग्लैंड की, और इनका कोरोनेशन 1558 में हुआ। और आपको पता है फर्स्ट रिनेसेंस था वो 1485 में शुरू हुआ। वैसे तो 1400 सेंचुरी में इटली के शहर फ्लोरेंस से शुरू हुआ, लेकिन 1500 शताब्दी में ये इंग्लैंड में पहुंचा। और 1500 से लेकर 1600 तक रिनेसेंस कहाँ रहा? इंग्लैंड में रहा ये मूवमेंट। और रिनेसेंस स्टार्टेड ऑल द वॉर एंडेड। और रिनेसेंस अच्छा क्यों था? क्योंकि इस समय सब के सब जितने भी युद्ध चल रहे थे, इससे पहले जो 100 ईयर वॉर हुआ था 1337 से 1453 तक, 100 साल का जो युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, वो भी अब पूर्ण तरह से ख़त्म हो गया था। यानी कि इसके बाद जो वॉर ऑफ रोसिस था वो भी ख़त्म हो गया था। जितने भी युद्ध थे वो इस पीरियड से पहले समाप्त हो चुके थे, और अब समय था लिटरेचर के ग्रो करने का। इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं हम? गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि ड्रामा, पोइट्री और जो प्ले हैं वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लिखे गए। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था कि रोमन एम्पायर था वो ख़त्म हो गया था, और जो रोमन्स लोग थे वो यूरोपियन कंट्री में जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। रोमन्स केम टू यूरोप। जितने भी रोम के लोग थे, मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर, राइटर कहाँ रहते थे? रोम में। जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो सभी ने यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। स्टार्टेड फ्लोरिश इंग्लिश लिटरेचर। इसी कारण से इंग्लैंड के अंदर लिटरेचर फ्लोरिश हुआ, क्योंकि जितने भी रोमन के लोग थे या स्कॉलर थे, राइटर थे, वो सभी कहाँ आ गए? यूरोप में आ गए। और उसी समय क्वीन एलिजाबेथ है वो इंग्लैंड की क्या बनी? महारानी बनी। और इसीलिए जो 1558 से 1603 का समय है, इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। तो ये तो थोड़ी सी इसका बेस हुआ कि क्या फ़ायदा था इस लिटरेचर में, क्योंकि जो युद्ध चल रहे थे वो अब पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। राइटर अच्छी तरह लिख सकते थे, और जो रोमन एम्पायर का फॉल था वो भी हो चुका था। रोमन लोग यूरोपियन कंट्री में जा चुके थे और वहाँ लिटरेचर वो फ्रीली लिख सकते थे, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ क्या बनी? महारानी बनी। और क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि जितने भी राइटर हैं अब वो अच्छी तरह से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का यहाँ युद्ध नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 1558 क्वीन एलिजाबेथ डॉटर ऑफ हेनरी थर्ड। और क्वीन एलिजाबेथ किसकी बेटी थी? हेनरी थर्ड की। ये आपको ध्यान रखना है कि हेनरी थर्ड की बेटी क्वीन एलिजाबेथ थी, जो 1558 में महारानी बनी। फ्रॉम ट्यूडर डायनेस्टी। और ये कौन सी डायनेस्टी, कौन से साम्राज्य से संबंध रखती थी, या घराने से संबंध रखती थी? तो ट्यूडर जो घराना था उससे संबंध रखती थी। नॉर्थन पीपल डिड नॉट लाइक हर एज देयर किंग। लेकिन नॉर्थ के जितने भी लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, वो इस महारानी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू बी किंग। और वो चाहते थे कि जो महिला है वो उनकी सम्राज्ञी ना बने। और उस समय आपको पता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी थी, तो इसलिए वो उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन बट सी टेम्ड इन ऑल। लेकिन महारानी में इतने ज़्यादा गुण थे, क्वालिटी थी। सी टेम्ड इन ऑल। उसने सभी को मना लिया, सभी पे नकेल कस दी। कैसे उसने ये सब किया तो वो जानते हैं। पीपल वर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। सी डेवलप्ड ए न्यू रिलीजन। क्योंकि महारानी जानती थी कि युद्ध तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ
भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, जैसे वहाँ कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, तो वो आपस में युद्ध कर रहे थे अपने धर्म को लेकर, इसलिए उसे एक बीच का रास्ता निकालना था। सी डेवलप्ड ए न्यू रिलीजन, इसलिए उसने एक नए धर्म की शुरुआत की, और उस धर्म को किस नाम से जाना गया? नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर एक नया धर्म आया जिसको नेशनलिज्म कहा जाता है। पीपल वर फाइटिंग बिकॉज वेदर दे आर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, सो सी डिसाइडेड टू रिमूव द प्रॉब्लम एंड क्रिएटेड नेशनलिज्म। जो लोग लड़ रहे थे कि हम ईसाई हैं, हम कैथोलिक हैं, तो आपस में उनका वो युद्ध था उसने ख़त्म किया और नए धर्म का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, यानी कि एक देश के लिए एक धर्म। और उसने कहा कि वी ऑल आर ब्रिटिशर, हम सब क्या हैं? ब्रिटिश हैं। और कंट्री इज़ वन, हमारी कंट्री एक है। एंड वी ऑल आर किड्स ऑफ मदर ब्रिटेनिया, और ब्रिटेन को उसने ब्रिटेनिया कहा कि हम सब ब्रिटेनिया की औलाद हैं। हमें कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, हमारा एक ही धर्म रहेगा आज के बाद, नेशनलिज्म। इसलिए महारानी के अंदर इतने गुण थे, इतनी महारानी स्मार्ट थी कि उसने सभी धर्मों की जगह एक धर्म बनाया, और उसका आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा, सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया। मोर सी ऑल्सो अडेप्टेड नेशनलिज्म एज ए रिलीजन, और नेशनलिज्म को उन्होंने अपने धर्म के रूप में अपना लिया। सी डिक्लेयर्ड सी नेवर फेवर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और ये बात भी कही कि वो ना तो कैथोलिक को फेवर करती है ना ही प्रोटेस्टेंट को, क्योंकि जो अच्छे राजा होते हैं वो किसी धर्म विशेष को लेकर किसी प्रकार का फेवर नहीं करते। सी ओनली सपोर्ट नेशनलिज्म ओनली नेशन कम्स फर्स्ट, उसने बताया कि वो राष्ट्रवाद की भावना रखती है और अपने देश को सब कुछ मानती है, इसीलिए कहते हैं कि उसने कभी शादी नहीं की। इन दिस वे वॉर्स केम टू एन एंड, इन दिस वे वॉर वॉज केम टू एंड, इस प्रकार जो पहले तो युद्ध चल रहे थे, लेकिन जो गृह युद्ध था, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ रहे थे, उस युद्ध को भी उसने समाप्त कर दिया। लेकिन इसके बाद एक मोड़ आता है महारानी के जीवन में। फिलिप सेकंड था, जो माइटर किंग वॉज सेंडिंग हर मैरिज प्रपोजल, फिलिप सेकंड था, वो महारानी से शादी करना चाहता था और बार बार वो उसको प्रपोजल भेज रहा था, बट सी केप्ट ऑन डिनाइंग, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि आई हैव मैरिड विद माई कंट्री, मैंने अपने देश से शादी कर ली है, मेरा कोई विचार नहीं है शादी करने का। और एक दिन क्या हुआ, इन दिस फ्रस्ट्रेशन, इस गुस्से से कि बार बार इतने बड़े राजा को मना कर रही है, फिलिप सेकंड अटैक्ड इंग्लैंड, और उसने इंग्लैंड के ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और ये उसे महारानी को पता था कि जो फिलिप सेकंड है, जो स्पेन का राजा है, वो बहुत ताकतवर है, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन उस दिन युद्ध वाले दिन क्या हुआ, जिस युद्ध को हम स्पेनिश अरमंडा के नाम से जानते हैं। स्पेनिश अरमंडा वैसे तो जहाज़ का नाम है, लेकिन ये युद्ध भी स्पेनिश अरमंडा के नाम से जाना जाता है। 1558 में हुआ था, और ये एक नदी के किनारे हुआ था। उस वक्त मौसम था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, तेज़ तेज़ हवाएं बहने लगी, और ऐसा कहते हैं कि महारानी जब अपने जहाज़ पे पहुंची तो प्रकृति ने उसका साथ दिया, और जितने भी स्पेनिश अरमंडा के शिप थे सब तूफान की वजह से टूट गए, और उनके जितने भी साथी थे वो सब के सब मारे गए, जिसके कारण जो फिलिप सेकंड था वो हार गया। इसीलिए सी नेवर मैरिड, उसने कहा कि शादी भी नहीं करेगी। सी इज़ ए पाइजियस एंड डिवाइन लेडी, और इंग्लैंड के लोग उसे मानने लगे कि उसके अंदर पवित्र है वो, और उसके अंदर क्या है? देवीय शक्तियाँ हैं, क्योंकि उस युद्ध में प्रकृति ने उसका साथ दिया था। सी हैड मेड सम रूल्स ऑन डेथ पनिशमेंट, और यहीं से हमें एक और जो फैक्ट मिलता है कि महारानी ने एक और अच्छा काम किया अपने देश के लिए, कि जो भी व्यक्ति गलत काम करते हैं उनको डेथ पनिशमेंट दी जाती थी। तो उसके लिए उन्होंने एक अल्टरनेट निकाला कि इफ़ दे डू एनी क्राइम दे गो टू सी एक्सपीडिशन, सी जर्नी और ए सी एक्सप्लोरेशन। उसने एक कि जो व्यक्ति गलत काम करते हैं या देशद्रोह करते हैं उनको या तो डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, या उन्हें सी एक्सप्लोरेशन पे जाना होगा। और अगर वो उस सी एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं और अपने नए किसी
देश का खोज करते हैं तो उस देश के वो राजा बना दिए जाएंगे और वहाँ से वो इंग्लैंड को क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो ये बातें थी। और कहते हैं कि पे टू इंग्लैंड आइदर यू हैव टू पे चूज डेथ। और ये मैंने बता दिया कि जो भी आदमी क्राइम करता था इंग्लैंड में ऐसा रूल बनाया कि वो आदमी या तो सी एक्सप्लोरेशन पे जाएगा या वो डेथ लेगा। तो इसीलिए कहते हैं दैट इज़ वाई इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि वास्को ड गामा था वो एक क्रिमिनल था और उसने 1498 में जो भारत की खोज की थी तो वो इसी कारण की थी कि उस समय वो इंग्लैंड से भागा हुआ एक अपराधी था जिसको सी एक्सप्लोरेशन की क्या दी गई थी, पनिशमेंट दी गई थी। तो ये सब बातें वास्को ड गामा वाली किससे जुड़ी हुई है, महारानी क्वीन एलिजाबेथ और इंग्लैंड से जुड़ी हुई है। इटालियन रेनेसा केम बिफोर इंग्लिश रेनेसा, है कि कहते हैं कि इटली में रेनेसा पहले आया था इंग्लिश रेनेसा से। तो ये तो हमें पता है कि इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद हम जो मुख्य पोएट हैं उनको पढ़ते हैं। वैसे और बातें बहुत सारी दी हुई है साथियों, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ड्रामाटर्जी एक टर्म है जिसका मतलब है अबाउट ड्रामा। हम जो मुख्य पोएट हैं इनके उनको पढ़ते हैं। एडमंड स्पेंसर जो कि मुख्य पोएट था एलिजाबेथ एरा का, उसके बारे में पढ़ते हैं कि एडमंड स्पेंसर मुख्य पोएट था। इसके अलावा फिलिप सिडनी था और वोल्टर रेले तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था उसमें। व्हेन वी डाई राइट ऑन और इंस्क्राइब ऑन टॉम, कहते हैं कि वोल्टर रेले इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था कि सभी चाहते थे कि मरने के बाद ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ वोल्टर रेले, आई वॉज ए टीचर ऑफ वोल्टर रेले। जितने भी व्यक्ति वोल्टर रेले से जुड़े हुए थे उन्होंने सबने कहा कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी टॉम पे क्या लिख लेना कि ये दोस्त था किसका, वोल्टर रेले का। या जो अध्यापक वोल्टर रेले को पढ़ाता था उसने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो उसके ऊपर, मेरी टॉम के ऊपर लिख लेना कि मैं टीचर था वोल्टर रेले का। तो उस समय वोल्टर रेले हो गए, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब हम जानते हैं कि एडमंड स्पेंसर की मृत्यु कैसे हुई। एडमंड स्पेंसर था वो, एडमंड स्पेंसर इनका कर्टियर था। आपको थोड़ा सा मैं देख के यहाँ से बताता हूँ। एडमंड स्पेंसर था वो इनका कर्टियर था और इनको इंग्लैंड वहाँ आयरलैंड भेजा गया था कि ये कहाँ जाए, आयरलैंड जाए। तो एडमंड स्पेंसर के बारे में यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। एडमंड स्पेंसर जो एलिजाबेथ पोएट है 1552 से 1599, इनको पोएट्स ऑफ पोएट्स भी कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स लैम ने इन्हें क्या बोला है, पोएट्स ऑफ पोएट्स। क्योंकि ये आप सभी जानते हो कि जो चौसर के कंटेम्प्रेरी भी थे ये, जैसे को चौसर जो लिखते थे उनका जो वर्क था वो लिरिकल और मेलोडी नहीं थी, लेकिन एडमंड स्पेंसर का वर्क था वो लिरिकल और मेलोडी भरा था। और इनके वर्क थे वो एस्थेटिक थे, म्यूजिक और लव के लिए लिखते थे। एडमंड स्पेंसर वॉज गिवन नथिंग बट द कर्टियर। एडमंड स्पेंसर था वो एलिजाबेथ के कोर्ट में कर्टियर था और उसको आयरलैंड एज ए डिप्लोमेट के रूप में भेज दिया गया था। आप सभी जानते हैं उसको आयरलैंड भेज दिया गया था और वहाँ जाके ये किल कोलमैन एक प्लेस का नाम था जो आप यहाँ पढ़ सकते हो। किल कोलमैन प्लेस में रहने लगा और वहाँ उसने फेरी क्वीन जो इनका वर्क था उसको उन्होंने लिखा। लेकिन कहते हैं कि यहाँ से हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोर्टियर था ये बता दिया। और सेफर्ड कैलेंडर में जो कॉलिन क्लाउड नाम का करेक्टर आता है तो ये इन्हीं के फेरी क्वीन से लिया गया है, जो सेफर्ड कैलेंडर उसमें से लिया गया, सॉरी फॉर दैट। देयर ही केम टू नो दैट आयरिश पीपल वर प्लानिंग टू डिथ्रोन क्वीन। जब एडमंड स्पेंसर है वो आयरलैंड पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि जो आयरलैंड के लोग हैं वो महारानी को मारने के लिए योजना बना रहे हैं या उसका रियास जो सियासन है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो ही वॉज वेरी लॉयल टू क्वीन एलिजाबेथ। आप जानते हैं कि वो बहुत ही वफादार एक राइटर थे, कोर्टियर थे उनके। तो उन्होंने और वहाँ वर्किंग कर रहे थे एज ए स्पाई आयरलैंड में। इन्होंने ही डिस्क्लोज्ड आयरिश रिवोल्यूशन टू क्वीन एलिजाबेथ। उन्होंने जो आयरिश लोग रिवोल्यूशन करने वाले थे उसकी बात क्वीन एलिजाबेथ को एक लेटर में लिख के बताई और जल्द ही आयरिश लोगों को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने
आयरिश पीपल केम टू नो अबाउट एडमंड स्पेंसर एंड ट्राई टू किल हिम। उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जो एडमंड स्पेंसर था वो जंगलों में भाग गया। लेकिन कहते हैं कि वो जहाँ रहता था किल कोलमैन, जो एक कैसल था वहाँ रहता था, उसको उन्होंने जला दिया, जिसके अंदर उसके बीवी और बच्चे थे वो बुरी तरह से जल गए और वहीं पे वो उनकी डेथ हो गई। और उनकी फेरी क्वीन जो किताबें थी, आधी से ज़्यादा किताबें थी, वो किल कोलमैन प्लेस में जल गई, जिसकी वजह से हमें आधी किताबें ही हैं वो इनकी एडमंड स्पेंसर की पढ़ने को मिलती है। तो इतना बुरा उनके साथ हुआ कि उन्हें उनके बीवी बच्चों को जिंदा जला दिया गया था किल कोलमैन प्लेस में। उसके बाद बेन जॉनसन ने उनके बारे में एक बात कही है, ही डाइड फॉर द वॉन्ट ऑफ ब्रेड इन ए जंगल। कहते हैं कि वो ब्रेड के कारण उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि जैसे आयरिश लोग इनके पीछे पड़े हुए थे, तो बाद में जो आयरिश लोग थे उन्होंने महारानी एलिजाबेथ को एक प्रपोज़ल भेजा कि हम आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन आपका जो जासूस है एडमंड स्पेंसर वो हमारे हैंडओवर आप कर दो। तो उसने कहा, वो एक समझदार लेडी थी, उसने उस बात को मान लिया, कंडीशन रखी, द कंडीशन ओनली स्पेंसर शुड बी गिवन, जो स्पेंसर उन्हें दे दिया जाए बैक टू आयरलैंड फॉर ऑल फॉर वन। महारानी जानती थी वन फॉर ऑल कंडीशन, वन फॉर ऑल होता है कि एक आदमी का बलिदान इतने जो और रक्तपात होगा उसके वजह से, इससे अच्छा है कि एडमंड स्पेंसर को ही उनके हवाले कर दिया जाए। तो उन्होंने भी उनके पीछे सेना थी, जासूस थे, वो लगा दिए थे। और अब वो कहावत सच हो जाती है, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का। ये कहावत यहाँ सिद्ध होती है हमारे जो एडमंड स्पेंसर है, क्योंकि अब वो ना तो इंग्लैंड जा सकते ना ही आयरलैंड, इसलिए वो जंगलों में छुप गए। और कुछ दिनों बाद बेन जॉनसन ने जैसा कहा कि भूख के कारण उनकी क्या होगी साथियों, मृत्यु होगी। तो ये थोड़ा सा था एडमंड स्पेंसर के बारे में। फिर है हमारे फिलिप सिडनी, जिन्होंने शेफर्ड कैलेंडर, ये इन्हीं के शेफर्ड कैलेंडर वगैरह तो इन्हीं के एडमंड स्पेंसर के, तो ये वर्क है इनके, ये हमें इतने जानने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने बताया कि शेफर्ड कैलेंडर एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया है, उनके बारे में लिखा है। इसके अंदर 12 सीज़न के बारे में बताया गया है। ये चीज़ें तो आप शायद जानते होंगे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ बताई हुई है। फिर फेरी क्वीन के बारे में जानते हैं कि फेरी क्वीन में आखिरकार लिखा क्या हुआ है। आपको थोड़ा बता दें कि फेरी क्वीन किंग आर्थर के बारे में है। जब किंग आर्थर की शादी हुई थी तो उन्हें दहेज के अंदर राउंड टेबल मिली थी। राउंड टेबल एक ग्रुप होता है जिसके अंदर 12 कर्टियर्स, 12 नाइट्स थे, राजा थे, और उन 12 नाइट्स की जो 12 योद्धा थे उनकी विशेषता थी, किसी के अंदर कुछ गुण था, किसी के अंदर कुछ गुण था। तो फेरी क्वीन थी वो 12 जो उनको योद्धा मिले थे, जो किंग आर्थर को दहेज में 12 योद्धा मिले थे अपनी पत्नी महारानी की सुरक्षा के लिए, तो उनके बारे में 1590 में 3 बुक्स आई, 1596 में 3 बुक्स आई और 1609 में फाइनल बुक आई। ये बहुत बार नेट में साथियों पूछा गया है। और फेरी क्वीन के अंदर जो 12 नाइट्स राउंड टेबल मिली थी वो दहेज में इन्हें मिली थी। तो ये बुक के बारे में है और ये इनकी बुक है, ये आगे इनकी चर्चा हमने की हुई है कि बुक के अंदर जो करैक्टर दिए हुए हैं उनकी क्या क्या विशेषता रही है साथियों। और फिलिप सिडनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भी बैटल ऑफ जुटफन के, जो जुटफन का बैटल था उसमें मारे गए थे, और इन्हीं को इपिटमी ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं, मानवता की मिसाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आइडियल रेनेसां मैन भी बोलते हैं। वो एक बड़े योद्धा थे, पोइट थे और राइटर थे। इनको इपिटमी ऑफ मैनकाइंड, मानवता की मिसाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जुटपन का युद्ध हुआ था उसके अंदर उन्होंने अपने दुश्मन को पानी पिलाया था जबकि वो खुद प्यासे थे, लेकिन उन्होंने जो दुश्मन था उनका, जिस दुश्मन ने इनको घायल किया था, उसी दुश्मन को इन्होंने पानी पिलाया था। कहते हैं थाई नीड इज़ मोर देन माइन, ये लिखा हुआ है, देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, थाई नीड इज़ मोर देन माइन, कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। ही ऑफर्ड हिज एनिमीज वाटर इन द वॉर, युद्ध में अपने दुश्मन को इन्होंने पानी दिया था, इसीलिए इन्हें द इपिटमी ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है या रियल रेनेसां मैन, क्योंकि इन्होंने मरते हुए खुद मर गए लेकिन अपना पानी किसको दिया? अपने
दुश्मनों को। फिलिप सिडनीज मैरी फ्रेंच किंग्स बिकॉज, ये सब बातें इनके बारे में लिखी हुई है। फिर कभी ही वॉज इन लव विद लेडी डेरोरॉक्स, ये किससे प्रेम करते थे? लेडी डेरोरॉक्स, जो कि क्या थी? पेनोल्पी डेरोरॉक्स थी। तो साथियों, इनके बारे में कभी फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। थोड़ी सी आपकी एलिजाबेथन एज के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको सरफेस लेवल पे बता दिया है। फिलिप सिडनी के बारे में बता दिया, एडमंड स्पेंसर के बारे में बता दिया, वोल्टर रेले के बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। ये थोड़ी सी जानकारी है जिसको जानने के बाद आपका इंटरेस्ट है वो लिटरेचर में बढ़ सकता है। टिल देन टेक केयर।